तरीन को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म करने का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने महफूज फैसला सुनाया, जिसके तहत समीउल्लाह बलोच का फैसला खत्म कर दिया गया है और अदालत ने करार दिया कि अब सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। फैसले के मुताबिक इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की ताहयात नाअहली का इख्तियार नहीं है। 7 रुकनी बेंच ने 6 से तनासुब से फैसला सुनाया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। आपको बता रहे हैं नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का बड़ा रिलीफ हम देख रहे हैं इस फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म करने का फैसला सुना दिया है। इस केस में अहम रिमार्क्स भी जो सामने आए कि जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली की मुद्दत के कानून से खुश है और 5 जेंटलमैन की दानिश 326 की पार्लियामान पर कैसे गालिब आ सकती है। पार्लियामेंट के फैसले को हकारत की निगाह से ना देखा जाए। आइन में कहां लिखा है कि नाअहली की सजा ताहयात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मूड में हो तो ताहयात नाअहल कर दें और जब मूड नहीं है तो नाअहली खत्म कर दें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस फैसले को आपने कैसे देखा? सियासतदानों के लिए बड़ा रिलीफ है इस फैसले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस सारी चीज के जो है वो 7 एस्पेक्ट इस केस के सामने आए हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये आया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 के अंदर कोई लाइफ टाइम प्रिस्क्राइब पीरियड मौजूद नहीं है या कोई भी पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम ये नहीं है कि उसको इंटरप्रेट करे और इंटरप्रेट करके उस कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन जो है वो सिविल जुरिस्डिक्शन पर लेके जाए कि जितनी देर तक वो डिक्लेरेशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर है, उतनी देर डिस्क्वालीफाई रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस बात को नहीं माना और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ काम पार्लियामेंट का है कि वो प्रिस्क्राइब पीरियड करे कि कितना हो सकता है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 2008 से लेकर 2023 तक मुख्तलिफ जजमेंट थी, जो एनॉमलीज थी आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उसको एड्रेस किया है और एड्रेस करके उन्होंने ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन जाने और वो फैसला करे कि कितना है, ये पार्लियामेंट का काम है, वो करे। तीसरा उन्होंने इसके अंदर ये है कि जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उसको फिर एक्नॉलेज किया है। जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को माना, इस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 232 जो पार्लियामेंट ने अमेंड किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माना है। चौथी चीज ये है कि जो 2008 से मुख्तलिफ जजमेंट थी, 2013 के अंदर, 15 के अंदर, 17 के अंदर, 18 के अंदर समीउल्लाह बलोच स्पेशली, 19 के अंदर ख्वाजा आसिफ, फिर यार मोहम्मद रिंद की जजमेंट थी, फिर अल्लाह भाइयों की जजमेंट थी और फैसल वाडा की जो जजमेंट थी 2023 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम एनॉमलीज को दूर करके जो समीउल्लाह बलोच का केस था उसका जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिजाइन किया था, डिफाइन किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको ओवर रूल किया है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर आई है कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 17 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो काम है कि सिटीजन्स का, और जो 62 के अंदर चीजें हैं वो एक प्रिकॉशनरी है कि वो पाकिस्तान का वोटर सिलेक्ट करे कि कौन शख्स कितना सादिक और अमीन नहीं है। ये अदालत का काम नहीं है कि उस डिक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर उसको जो है वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई करे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी इस मुल्क के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रोवर्सी थी, ये सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन थी, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने इस चीज को रिजॉल्व किया है और इसका डेफिनेटली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर जो नई बनेगी और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बनेगी, ये जजमेंट जो है इसका बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इस चीज के अंदर आएगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रिट्रीव की है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के अंदर, जो एक बहुत बड़ी एक डिबेट आगे भी थी जो आर्टिकल 63A के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया बल्कि उन लोगों के जो वोट्स भी थे जो पंजाब असेंबलीज के थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस कहा कि ये नहीं हो सकते, लिहाजा वो डिस्क्वालीफाई करेंगे और वो वोट काउंट नहीं कर सकते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक बात चल रही थी कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है बल्कि पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया है और एक जो कंट्रोवर्सी चल रही थी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक क्रिटिसिज्म चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने आज उसको एड्रेस करके एक ऐसी एनॉमली क्रिएट की है कि ये पार्लियामेंट का काम है। 62 के अंदर कितनी डिस्क्वालिफिकेशन है, 63 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कितनी है और जो 232 के अंदर जब डिस्क्वालिफिकेशन किसी जगह प्रिस्क्राइब नहीं है तो ये लेजिस्लेचर का काम है, पार्लियामेंट का काम नहीं है। तो एक चीज अच्छी चीज इसके अंदर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 2018 की जजमेंट है उसको रिविजिट किया है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को माना है और अपनी पास को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की हद तक रखा है और उसको रिट्रीव किया है कि सुप्रीम कोर्ट का काम रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है या राइटिंग रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी नहीं है। सही हाफिज साहब, आपने काफी तफसीलन और काफी हम देखा जाए तो बहुत बड़ी अच्छे तरीके से इस पूरी वजाहत को पेश किया है और ना सिर्फ ये कि ये बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिशियल होगा पॉलिटिशियंस के लिए बल्कि इसके अलावा भी जो आपने जिक्र किया उन तमाम उम्मीदवारों को जिनको डिक्लेयर कर दिया गया, उनकी डिक्लेरेशन के बाद उनके जो वोट्स थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया, यानी कि इस फैसले का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे जो इलेक्शंस हैं उस पर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। जी बिल्कुल, वो इस तरह है ना, देखे ना कि पिछले 1.5 साल के अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ केसेस चल रहे थे, वो कासिम सूरी से लेके आर्टिकल 63A और फिर जो इलेक्शन का प्रोसेस था और उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उस चीज के अंदर आया, फिर आपकी इलेक्शन डेट आई और फिर ये जो 62(1)(f है कि जिसको सारे लोग ये मानते थे पाकिस्तान के चाहे किसी भी साइड्स पे हो, ये मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये काम नहीं है कि इस पीरियड को प्रिस्क्राइब करे। सब ये मानते थे इस चीज के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी जजमेंट को रिविजिट करना चाहिए और सब ये मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि उनका काम सिर्फ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक फेयर कमेंट्री है या फेयर इंटरप्रिटेशन करे। तो वो चीजें जो थी किसी न किसी वजह से, चूंकि इस मुल्क के अंदर हम हर चीज पॉलिटिकल क्वेश्चंस को जब अदालत के अंदर लेके जाते हैं तो बेंच भी क्रिटिसाइज होता है, कोर्ट्स भी क्रिटिसाइज होता है और किसी ने ये जरूरत नहीं की। अब वो अप्रोप्रिएट टाइम था कि जब आपके मुल्क के अंदर 2018 का इलेक्शन आया और उसके बाद ये जजमेंट आई और अब 2024 के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये मुनासिब समझा कि हम इसको डिफाइन करें और उस सूरत के अंदर के जब पिछले 5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 62(1)(f के अंदर जो उन्होंने एक स्टैंस लिया हुआ था उससे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिस्टेंस कर रही थी। अब आप देखें कि ख्वाजा आसिफ की जब जजमेंट आई पनामा केस के अंदर तो उसी प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को कहा गया कि चूंकि इनकी मेलाफाइडी नहीं है या रिकॉर्ड पे ऐसी चीज नहीं है तो वो नहीं है। बावजूद इस चीज के कि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने समीउल्लाह बलोच के प्रिंसिपल को फॉलो किया। उसके बाद यार मोहम्मद रिंद का केस आया, डिस्क्वालिफिकेशन थी 62(1)(f की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उससे डिस्टेंस किया। फिर वो एक जजमेंट जो अल्लाह भाइयों की केस थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2013 के अंदर डिस्क्वालीफाई किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको क्वालिफाई कर दिया और इसका क्लाइमेक्स जो था वो फैसल वाडा के केस के अंदर आया कि वहां पे भी ऊपर भी मिस डिक्लेरेशन था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज आया तो सुप्रीम कोर्ट के वही जज जिन्होंने पनामा की जजमेंट के अंदर भी थे, वही जज जो 2017 ख्वाजा आसिफ के अंदर भी थे, अल्लाह भाइयों के अंदर भी थे और फिर ये समीउल्लाह बलोच के अंदर भी थे, तो उनकी ये ऑब्जर्वेशन आई कि अगर कोई शख्स जो है रिपेंटेंस करता है, रिमोर्स करता है या अपने आप को डिस्टेंस करता है उस चीज के अंदर, तो उस चीज के अंदर जो है उसको उसका ग्रेस मिलना चाहिए और उसको उसी पीरियड के लिए करना चाहिए। और उसका नतीजा ये निकला कि बार बार ये सारी जो कॉन्ट्राडिक्शन थी या कॉन्फ्लिक्शन थी या डिफरेंट प्रोपोजिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट के आगे भी आती थी और एक डिबेट भी थी जिसको एक मुनासिब समझा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच बनाया और उस लार्जर बेंच ने हियरिंग करके ना सिर्फ अपनी पास को विड्रॉ किया, रिट्रीव किया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को माना और एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी चल रही थी रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 मेंबर्स बेंच ने आज उसको रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे, एक तरफ तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तो क्लियर अपने पॉइंट और फैसला सुना दिया है कि ताहयात नहीं होगी, सिर्फ 5 साल है जो कि लेजिस्लेटर ने इस पे बात की है और उन्होंने जो तरमीम की है इसके अंदर। अब ये जानना चाहेंगे डिक्लेरेशन होने के बाद अगर वो फिर से दोबारा इसी सिचुएशन पर आते हैं, वो फिर से कहीं ना कहीं चोरी करते हैं किसी भी लिहाज से, अगर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लें, आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें दोबारा से उठती हुई हमें नजर आएंगी?
देखिए ये है कि जब आप कोई भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं तो बुनियादी तौर पे आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगी जाती हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मांगी जाती है, आपके एसेट्स मांगे जाते हैं, लायबिलिटीज मांगी जाती हैं, आपके डिपेंडेंट्स जो हैं उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, आपकी प्रॉपर्टी के मुतालिक मांगी जाती है, और इवन मैन्यूटली हद तक आपके फर्नीचर्स और घर के जितनी चीजें हैं उसके मुतालिक मानी जाती है। और उसके साथ फिर आप एक एफिडेविट देते हैं कि जो चीज मैं कह रहा हूँ वो हकायक पे मबनी है और इसमें मैंने कोई चीज छुपाई नहीं है। और जब आप कोई चीज डिक्लेरेशन जमा करवा देते हैं तो फिर उसका एक कॉन्सिक्वेंस आता है। और यही देखें कि कॉन्सिक्वेंस जो था वो पीटीआई के चेयरमैन के लिए भी आया था कि जब उन्होंने अपनी एनुअल डिक्लेरेशन देनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सेक्शन 137 के नीचे थी, तो उन्होंने जब वो डिक्लेरेशन नहीं दी तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस निकला और वो 63(1)(b के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। इसी तरह ये डिस्क्वालिफिकेशन ऐसी है जो आपकी पेपर्स जमा करवाने से पहले की है कि आपने ये सारी सबमिशन देनी है। अब ये था कि चूंकि 63G, E, F एंड G जो था ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद तो नहीं था, ये आया 1985 के अंदर। लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स इंटरप्रिटेशन का आया कि जब जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर के अंदर बीए की कंपल्सरी की लॉ बीए ग्रेजुएट किया तो उस वक्त फिर बहुत सारे लोगों ने बोगस अपनी क्रेडेंशियल्स भी बनाए, उसके बाद मदरसों की संदें भी बनाई और रॉन्ग डिक्लेरेशंस गए जिसकी इंटरप्रिटेशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चलती गई। अब ये है कि कोई भी शख्स जो है, जो आपका सवाल ये उसका जवाब ये, कोई भी शख्स अगर जिस वक्त वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएगा अगर वो डिक्लेरेशन गलत है तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा सेक्शन 232 के मुताबिक। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। और अगर दोबारा वो रिपीट करता है उस चीज की बुनियाद के ऊपर गलत डिक्लेरेशन देता है तो वो फिर डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। लेकिन एक डिक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर दूसरी दफा अगर वो 5 साल पूरा करता है तो वो उस बुनियाद पे ऊपर डिक्लेरेशन के अंदर नहीं आएगा कि आपने एक दफा गलत दी है, अब दोबारा कोई आप और दे रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लैरिफाई करके जो एक क्वालिफिकेशन 62 या 63 हाफिज साहब हमारे साथ रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल हाफिज साहब हमारे साथ रहेगा। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो फैसला आया है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया गया है और 5 साल का जो अरसा है उसके ऊपर बात की गई है कि 5 साल के लिए नाअहल किया जा सकता है अगर कोई गलत साबित होता है। तो किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए मेरे ख्याल में फैसला तो बिल्कुल सही है और जो पुराना फैसला था वो उसमें वो गलत था क्योंकि उसमें जजेस ने अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल करके इंटरप्रिटेशन 62(1)(f) की जो की वो गलत की। उन्होंने सगेशियस राइट यस जो इंग्लिश में लिखे थे लफ्ज़ उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया सादिक और अमीन का और उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन या तो होता है या नहीं होता। तो अगर एक दफ़ा वो सादिक और अमीन नहीं हुआ तो फिर वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तायात नहीं रहेगा। ये उन लोगों ने फैसला दिया था और वो यकीनन गलत था क्योंकि पहली बात तो ये कि इस्लाम में वैसे भी तौबा की गुंजाइश होती है, आप गलती करें तो आप बढ़ते दम तक तौबा कर सकते हैं। तो ये बहरहाल ये अच्छा हो गया कि उन्होंने फैसला बदल दिया उसको और अब जो आदमी पहली दफ़ा नाअहल हो गया तो वो 5 साल का जो कानून बन गया उसके तहत 5 साल तक नाअहल रहेगा, उसके बाद अहल हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ सिग्निफिकेंट है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरप्रिटेशन करती है किसी आइन की शिक और उस इंटरप्रिटेशन का कोई जवाब ना हो और फिर वो उस इंटरप्रिटेशन के नफी की जाती है किसी पार्लियामेंट के किसी कानून से, तो वो कानून पार्लियामेंट का कानून जो है वो प्रिवेल करेगा। ये एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर दिया उन्होंने तो कि आइंदा इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आएंगे इंटरप्रिटेशन में। सही। अच्छा शाइक साहब, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, उनकी जानिब से एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश कर दिया गया है, इसके बाद पार्लियामेंट की तरफ से, आने वाली पार्लियामेंट की तरफ से अगर कोई इस तरह का केस आता है तो कोई मजीद गुंजाइश तो नहीं है कि पार्लियामेंट को एक दफा फिर से इसके लिए कोई लॉ पास करना पड़े? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि इसकी वजह से ये होगा कि जो नई हुकूमत आएगी और वो चूंकि नई हुकूमत इस जजमेंट के बाद आएगी तो वो फिर किसी किस्म की अमेंडमेंट आइन में लेके आएगी ताकि इस किस्म की एम्बिग्विटी और इबहम कभी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है शाइक उस्मानी साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स
कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती है। हर किसी को इंतखाबात लड़ने का हक हासिल है, 5 साल के बाद वो लड़ सकता है। अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेटर इस बात को दोबारा से कर लेते जैसे 5 साल करा, अगर ताहयात ना, शायद उस्मानी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, इनसे बात यही कर रहे थे कि अगर ये तमाम चीज़ें दोबारा से खड़ी होती हैं तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया सिर्फ 5 साल जो कि तरमीम की गई है, क्योंकि अदालत इसमें किसी किस्म का कोई रीराइट नहीं कर सकती है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट इसको दोबारा करती है, सेनेट इसको दोबारा से इसमें कोई ना कोई रीराइट करती है कोई चीज, तो फिर हम इसको दोबारा से उठता हुआ देखेंगे? जी हाफिज साहब। एहसान साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे भी इस पे कानूनी पॉइंट्स जानने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला एक बड़ा रिलीफ सियासतदानों के लिए यकीनी तौर पे है, क्योंकि जो तरमीम की गई थी 5 साल के लिए, अब वही मुकर्रर की गई है। अदालत ने तशरीह दे दी है 62(1)F की कि ताहयात नाअहली नहीं होगी, क्योंकि सबका हक है, वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जो इससे पहले फैसले सुनाए गए उसको रिट्रीव अब इस फैसले की सूरत में देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे माहिर कानून उन्होंने भी इस पॉइंट को रेज किया है कि जो अदालत ने इससे पहले फैसले दिए गए उनको भी अब दोबारा से रिट्रीव किया गया है, और ये फैसला उन तमाम फैसलों के ऊपर सादर रखा जाएगा और इसी को देखते हुए आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। और 5 साल के लिए सिर्फ नाअहली होगी किसी भी पॉलिटिशियन की, और जिसके बाद वो फिर से एक बार फिर दोबारा इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगा। अच्छा बताइए, इसमें बहुत जबरदस्त चीज जो जिसका जिक्र हाफिज साहब ने भी किया, हाफिज एहसान साहब यही कह रहे थे कि अगर देखी जाए तो अदालत ने खुद से रीराइट करने की कोशिश नहीं की। तमाम समातें हमारे सामने हैं जो कि हम देख रहे थे, बराह रास्त ऑन एयर हो रही थी टीवी स्क्रीन पर, तो वहां पर हमने मुसलसल ये चीफ जस्टिस साहब को ये कहते हुए सुना कि हम इसको रीराइट नहीं कर सकते, हम इसके अंदर बेहतरी जरूर देख सकते हैं। पार्लियामेंट इसके अंदर किसी किस्म की अगर तरमीम करनी चाहे तो वो कर सकती है, और उसके बाद फिर अब ये फैसला आया है जो कि वाकई एक बड़ा रिलीफ है। और इसमें ना सिर्फ ये कि सियासतदानों के लिए बेहतरीन है, बल्कि इलेक्शन के सिस्टम के लिए, और जो वोटर्स के इससे पहले जिस तरह हमने देखा कि सियासतदानों को नाअहल किया गया, उनके वोटर्स ने उनको वोट दिया था वो भी कैंसिल कर दिए गए थे, तो अब उसकी भी कहीं ना कहीं इज्जत होती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसी पे बात करेंगे। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, इससे पहले भी हम गुफ्तगू इसी पे कर रहे थे। पहले तो अब ये बताइएगा, इसमें कानूनी पहलू क्या आपको मजीद नजर आता है अगर पार्लियामेंट इस पे मजीद कोई दोबारा से रीराइट करने की कोशिश करती है सेनेट? देखिए, जिन लोगों के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही थी और 62(1)F के तहत जो राइचस नहीं थे, सेक्जियस नहीं थे, मिस डिक्लेरेशन कर चुके थे या कोई डॉक्यूमेंट कंसील कर चुके थे या अपने साथ से छुपा चुके थे, उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटक दी थी। मीनिंग देयर बाय दे वाज डिस्क्वालीफाइड फॉर द लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम जो है दे वाज नॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पॉलिटिकल स्केलेटन सिनेरियो इन पाकिस्तान। आज के फैसले के बाद वो फिर जो पॉलिटिकल गेम थी उसके अंदर इन हो चुके हैं, और उनके लिए मेरे ख्याल में आज का फैसला जो है वो सर्दियों के अंदर जो तपती धूप की तरह है, और उनको इस फैसले के वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। इसमें जो मेन अगर हम देखें सबसे पैरामाउंट जो पर्सनैलिटीज हैं, लीडिंग फिगर्स, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं, और बहुत सारे ऐसी सियासी पर्सनैलिटीज हैं जो अपने आप को ग्रेट कंसीडर करती थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लिए और एट द सेम टाइम कानूनी हलकों के लिए भी काबिल कबूल इसलिए होगा क्योंकि आइन जो था इस बारे में खामोश था। आइन जब खामोश हो, उसकी कोई सेंस परवेल ना करे, और फिर हमारी पार्लियामेंट उसके ऊपर पीडीएम की हुकूमत जो है वो सादा अक्सरियत से 2017 के एक्ट के अंदर एक तरमीम ले आए और जो डिस्क्वालिफिकेशन का तयन कर दे कि 5 साल है, उसके बाद तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है अंडर द सुपरविजन ऑफ जस्टिस काजी फायज ईसा, मैं ये समझता हूँ इसने हमेशा यही बात की कि पार्लियामेंट भी जो है वो एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन है, और पार्लियामेंट जो भी कानून साजी करती है, हमारी जुडिशरी जो है दैट मस्ट नॉट बी इंटरवीन, इंटरपोज, इंटरफेयर इनटू देयर अफेयर्स। तो उनको इंडिपेंडेंटली अपनी ऑटोनमस बॉडी होने के नाते करनी चाहिए। तो ये ऑटोनमस बॉडी ने अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर्स को के तहत अपनी ये सारी की सारी कानून साजी की थी। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि ये एक लैंडमार्क डिसीजन इन द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त किसी एक पार्टी को दीवार के साथ लगाने के लिए, जिस तरह आज एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उस वक्त एक पार्टी को दीवार के साथ लगाने के लिए फरोशियसली चीजों की एक्सप्लेनेशन कर दी गई, इंटरप्रिटेशन कर दी गई। और जब इस तरह की इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन होती है तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें
कानूनी मशगूफियों में जब हम पढ़ते हैं तो उसको मलूज़ हाजिर नहीं रखा जाता, बल्कि हालातों वाक़िया जिस शख्स के अगेंस्ट होते हैं उसी के अगेंस्ट वो सारे फैसले आते हैं। उस वक्त नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट थे और हमने ये देखा कि पनामा में डाला, हकामा में निकाला और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जितने भी उनके करीब वकास सबरीन साहब, बिल्कुल आप स्पेसिफिकली 2 से 3 सियासतदानों की भी हम बात कर रहे हैं और खास तौर पर जो बड़े नाम है जैसे कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का है, कहीं ना कहीं बेनिफिशरीज हैं ये लोग, वो तमाम पॉलिटिशियंस भी जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था ताहयात के लिए। ये जानना चाहेंगे ये प्रेसिडेंट इस फैसले के बाद सेट हो गया है, अब किसी किस्म के इब्हाम की कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर आने वाली पार्लियामेंट से एक दफा फिर ये उम्मीद की जाएगी कि इसको क्लियरली एक दफा फिर से तरमीम के थ्रू पास कराया जा सके, 5 साल की ना अहली और ताहयात ना अहली नहीं, या फिर ये जो आज फैसला है ये इससे रूल स्टैब्लिश हो गया है जिस तरीके से शाइक साहब बात कर रहे थे? इस पाकिस्तान की सियासी कल्चर के अंदर कोई भी शख्स दूध का धुला नहीं है। वो शख्स जिसे सादुक और अमीन का सर्टिफिकेट, तमगा या टाइटल दिया गया था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस शख्स के अगेंस्ट भी 190 मिलियन पाउंड के केसेस, फिर दीगर केसेस, और मेरे नहीं ख्याल के कोई भी शख्स जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट और ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा होगा और वो उस वक्त क़यादत करेगा बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो ये चाहेगा कि जो लाइफ टाइम उसको कल कल अगर कोई झूठा केस भी बनाया जाता है तो लाइफ टाइम उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर मौजूदा सिनारियों को देख ले, माजी के अंदर जितने भी असबाक सीखे गए पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडिंग फिगर्स थे, उसमें कोई शख्स ये गलती नहीं करना चाहेगा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का दरवाजा दोबारा से खोल दे, क्योंकि ये डबल एज वेपन है, आपके अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर साहब रहेगा इस पे आपसे मजीद भी बात करेंगे। अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सरबराह फिल्डार्ड। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालती फैसला एक बड़ा फैसला पॉलिटिशियंस के लिए खास तौर पे हम देख रहे हैं जिसको एज अ टूल पहले इस्तेमाल किया गया था और अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले को आपने कैसे देखा? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में यह फैसला बिल्कुल इंसाफ के असूलों के मुताबिक है और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला माजी में किया था ताहयात नाअहली का, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के मैं समझता हूँ चेहरे पे एक दाग था, उन्होंने आज उस दाग को हटा दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले इंतखाबात होने जा रहे हैं, उन इंतखाबात से पहले बर वक्त उन्होंने फैसला करके अगले 5 साल के लिए भी एक नाइंसाफी को जारी रखने के अमल को रोक दिया है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है और ये सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने इस मौके पे इस मामले को उठाया, बर वक्त इसका फैसला दे दिया और काफी हद तक इस पे यूनानिमिटी नजर आई। सिर्फ एक डायसेंट थी, बाकी तमाम लोग इस बात से मुत्तफिक थे। तो बहसियत मजबूर ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए ये बहुत अच्छा फैसला है। सही, यानी कि जिस तरीके से अहमद बिलाल साहब आपने कहा कि जमहूरियत के लिए, इसमें कहीं ना कहीं हम ये देखें कि इलेक्शन का जो सिस्टम है इसके लिए भी काफी ज्यादा स्मूथ है, यानी कि अगर कोई वोट देता है अपने उम्मीदवार को तो उनको कंफर्म होगा कि उनका उम्मीदवार लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा और उनका वोट जाया नहीं हो जाएगा। तो हम देखते हैं इस तरीके से जमहूरियत का एक तसलसल हमारे सामने आएगा। जी ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन नाअहली तो 5 साल के लिए हो सकती है। 5 साल के लिए नाअहली का मतलब यही है कि एक पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो खत्म हो जाएगी। चलिए वो तो साबित करने की बात है ना, उसको साबित किया जाएगा तो फिर ही होगी। माजी में तो जो कुछ हुआ था ताहयात नाअहली का मामला, वो साबित करने से ज्यादा तो अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो कुछ असरात के पेश नजर, कुछ इन्फ्लुएंसेस के तहत ये काम किया गया था और उस वक्त मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब को मैदान से हटाया जाए। इसी बुनियाद पे ये फैसले हुए थे। साबित करने की बात तो कुछ भी नहीं थी उसके अंदर, ये तो इंटरप्रिटेशन थी। बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, बाकी लोगों का जो होगा तो साबित करना पड़ेगा। जी जी अहमद साहब, एक और चीज हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ ये ताहयात नाअहली को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता था, या फिर हम ये कहें कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उनके खिलाफ, अब उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा नहीं होगा। सिस्टम में इतनी मैच्योरिटी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये सिस्टम के अंदर मैच्योरिटी है या अदलिया के अंदर ये एहसास है कि उन्हें अपने साबिका बेइंसाफियों को करेक्ट करना है। तो इसलिए आज से इसको सिस्टम की मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट भी तो सिस्टम का एक हिस्सा है। एक ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट है हमारी सिस्टम के अंदर कि उसमें ये फैसला आ गया है
पुरानी गलती को तस्लीम किया गया है, उस गलती को दुरुस्त कर दिया गया है। तो इस लिहाज से ये एक इम्प्रूवमेंट आपने जो कहा वो दुरुस्त कहा। ठीक है अहमद साहब, अब सिस्टम की अगर जिक्र करें, सिस्टम के अंदर ये चीज़ भी तो मौजूद है कि किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें, सादिक और अमीन कौन है, कौन पारसा है, कौन नेक नियत वाला है, इसी की तो डिक्लेरेशन जमा कराते हैं और इसी के अगेंस्ट जाते भी हैं, जो हमने माजी में इससे पहले भी चीज़ें देखी हैं। मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें दोबारा होंगी? देखिए, जो सिस्टम की इम्प्रूवमेंट है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ये कभी ये नहीं कह सकते कि अब हमारा सिस्टम परफेक्ट हो गया है। इंसानों के सिस्टम है वो वक्त के साथ इम्प्रूव करते हैं, कभी एक स्टेप पीछे भी चले जाते हैं, लेकिन ये स्टेप आगे की तरफ है और उम्मीद है कि ये स्टेप के हो जाने के बाद न सिर्फ ये कि ये चीज दुरुस्त होगी, बल्कि कई और गलत चीजें जो होंगी उनके बारे में भी एप्लीकेशन करते हुए सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना वाज़ेह है कि जो गलत ताबीरें माजी में हुई हैं अब शायद वो दोबारा करते हुए सोचेंगे कि वो ताबीरें करने वाले हैं उनको डिस्क्रेडिट भी किया जा सकता है बाद में आने वाली सुप्रीम कोर्ट से। तो इस लिहाज से बड़ी खुशाइंद बात है। ठीक है अहमद साहब, एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट के ऊपर ये मामला यकीनी तौर पर छोड़े हुए हैं कि वो कानून को राइट कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी और इख्तियारात मौजूद हैं। आप समझते हैं कि सिर्फ 5 साल या इससे कम भी हो सकते थे या इससे ज़्यादा भी हो सकते थे? जो पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून है आप उसके बारे में पूछ रहे हैं? जी हो सकते थे, लेकिन वो 5 साल की एक जस्टिफिकेशन इस तरह है कि उससे मिलते जुलते या उससे कुछ थोड़े से सीरियस जो क्राइम्स थे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी नाअहली की मुद्दत 5 साल थी। तो जब ये 5 साल की मुद्दत मुतय्यन कर रहे होंगे तो उनके जहनों में ये होगा कि हमारे आइन के अंदर कुछ दूसरे मामलात के लिए नाअहली की मुद्दत 5 साल है, तो हम भी इसको 5 साल ही रखें। 5 साल से कम करते तो फिर शायद उन पर इल्जाम आता कि आपने कोई फेवरेटिज्म किया है, लेकिन 5 साल एक बड़ी तवील मुद्दत है और वो जिन्होंने मुल्क के साथ मुल्क की इंटेग्रिटी के खिलाफ काम किया हो उनके लिए भी 5 साल है। तो इसलिए 5 साल से ज्यादा तो नहीं हो सकती थी, कम होने का इम्कान था, लेकिन बहरहाल जो हमारे लॉ मेकर्स ने मुनासिब समझा वो कर दिया और मैं इससे मुत्तफिक हूँ। सही। अच्छा, हम रिमार्क्स जो सुन रहे थे, क्योंकि इसकी ओवरऑल समातें जितनी भी हुई हैं वो सारी बराह रास्त चल रही थी, तो अहमद साहब आपने भी सुना होगा कुछ रिमार्क्स ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सामने आए कि पार्लियामेंट इसको रीराइट कर सकती है या फिर किसी किस्म की कानून में तरमीम कर सकती है, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये मुसलसल कहा गया, तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और मस्बत थे, क्योंकि इस तरीके से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी सामने आई है जिसको तस्लीम भी किया गया। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रेंड नजर आ रहा है पिछले कुछ अरसे से कि इसके अंदर पार्लियामेंट के एहतराम का और मुंतखब क़यादत के एहतराम का एक पहलू नजर आता है। बार बार मुख्तलिफ कमेंट्स के अंदर ये बात कही गई कि जो लोग मुंतखब हैं हम उन पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं और डिक्टेटरों के बारे में उनकी बातों को तस्लीम कर लेते हैं। तो ये बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि जो मुंतखब लोग मिल के एक प्रोसेस के तहत कोई कानून पास करते हैं तो उसको माजी में डिसमिस भी किया गया है, उनको कानून को भी गलत करार दिया गया है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एंड एक्ट जो था उसको भी रोके रखा था, सस्पेंड करके रखा था, जिसको मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आके दुरुस्त किया। तो इस फैसले से ये एक आइंदा के लिए मुश्किल हो जाएगा कि पार्लियामेंट के पास किए किसी कानून को इस तरह से उसकी बेवकूफ़ी की जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि खुद अदालत ने ये ट्रेंड सेट किया है कि मुतहब क़यादत का एहतराम किया जाना चाहिए, उनके पास किए हुए कवानीन का एहतराम किया जाना चाहिए। ठीक है अहमद साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि अदालत ने ये फैसला देने से पहले कुछ रिमार्क्स ये भी दिए थे कि उसमें गुफ्तगू हुई थी अदालत की जानिब से कि ये फैसला इलेक्शन के बाद भी हो सकता था, उसके बाद अगर ये फैसला होता तो आप समझते हैं नेगेटिव असरात पड़ सकते थे इसके? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बेइंसाफी होती, इसलिए कि इस वक्त इंतखाब होने वाला है और कई लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स इस वजह से अटके हुए थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास भी और शायद एपेलेट ट्राइब्यूनल्स के पास भी, कि वो ये कह रहे थे कि ये इस बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कशन हो रही है, तो हम इसके बारे में कैसे फैसला कर सकते हैं, ऐसे लोगों का कि वो उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए जाए या उनको रिजेक्ट कर दिया जाए।
तो अगर वो रिजेक्ट करते या एक्सेप्ट करते, कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स एक्सेप्ट कर लेते, कुछ रिजेक्ट कर लेते, क्योंकि दोनों चीजें ही फील्ड में मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद था और पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून भी मौजूद था, तो इस बारे में हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लैरिटी के साथ फैसला कर दिया है, तो अब इससे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। और अगर ये फैसला इलेक्शन के बाद होता तो इसका मतलब है कि ये बेइंसाफी की मुद्दत में 5 साल के लिए इसके असरात मजीद बढ़ जाते कि इलेक्ट ना हो सकते वो लोग जिनके बारे में ये फैसला किया गया है। सही। अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और काफी तफसीलन उन्होंने खास तौर पर बात की कि टाइम ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो काफी टाइमली ये फैसला सामने आ गया है, जिसके बाद हम देखेंगे कि कैंपेन्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। और जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ 2 बड़े नाम हैं इसमें, जिसमें इस फैसले को हम देख सकते हैं कि उनको रिलीफ मिला है। और ना सिर्फ ये बल्कि आने वाले वक्त में वो सियासतदान जो कि इस पादाश में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बेहतरी है कि 5 साल से ज्यादा यानी कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। आज का ये अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया है। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि इतना टाइमली ये फैसला आना काफी ज्यादा मस्बत है, ना सिर्फ ये मुताहिर बल्कि अगर देखा जाए तो इलेक्शन इतने करीब है, इलेक्शन का सिस्टम काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और इसके साथ साथ वो तमाम चीजें जो ताहयात नाअहली के बाद कोई इंपैक्ट छोड़ती थी, वो भी अब काफी हद तक हमें पॉजिटिव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसके तहत जो पिछले सियासतदान थे, खासतौर पर जिक्र मुसलसल हम रिमार्क्स में सुनते रहे समीउल्लाह केस के हवाले से, जो कि 2018 का केस था, समीउल्लाह बलोच केस का फैसला भी अब खत्म कर दिया गया है, उसको भी ओवर रूल कर दिया गया है। बिल्कुल सादिया, आपने सही कहा कि अगर इसके इम्पैक्ट बिल्कुल ही नेगेटिव पड़ते हैं, जिस तरह से हमने गुफ्तगू की थी अभी अहमद बिलाल साहब से भी, उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर अगर इलेक्शन के बाद आता तो इसके इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही नेगेटिव पड़ता। और ये खुशाइंद बात है कि अदालत ने जल्द से जल्द इस पर फैसला दिया है, खासतौर पे इलेक्शन इतने करीब आ चुके हैं तो यकीनी तौर पे सबका हक है। और यही रिमार्क चीफ जस्टिस साहब के भी थे कि सबका बुनियादी हक है कि वो अगर इंतखाबात लड़ना चाहे तो वो अहल हो लड़ने के। और इसी तनाजुर में देखते हुए आज ये फैसला सुनाया गया है और इसकी तशरीह की गई है। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी तशरीह दी जाए, क्योंकि कानून यहाँ पर खामोश है कि इसकी कितनी मुद्दत होनी चाहिए, ताहयात नाअहली होनी चाहिए, या जिस तरह से सेनेट ने लॉ पास किया, कानून पास किया कि 5 साल सिर्फ नाअहली होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और इसकी नज़ीर उन्होंने दीगर जो अहम मुल्क के साथ गद्दारी करने और दीगर जो तमाम चीज़ें हैं या मुल्क के साथ बुरा करने वाले, इनके खिलाफ 5 साल की नाअहली, जिस तरह से अहमद बिलाल साहब ने कहा कि उसी तनाजुर में देखते हुए इसकी भी जो मुद्दत है वो 5 साल रखी गई। और 5 साल के बाद वो शख्स फिर दोबारा से अहल होगा इंतखाबात लड़ने के। अगर वो अपने झूठे कवायद दोबारा जमा कराता है तो फिर यही कार्रवाई उसके खिलाफ दोबारा से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला तशरीह दी है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो सियासतदान ताहयात नाअहल किए गए, उनकी नाअहली के हवाले से बताया गया कि उनकी नाअहली ताहयात नहीं होगी, मगर 5 साल के लिए जो कि कानून पास किया गया, उस कानून के तहत उन पे 5 साल की नाअहली की जा सकेगी और उन्हें 5 साल के लिए इलेक्शन से बिल्कुल हटा दिया जाएगा। और अगर वो इलेक्ट हो चुके हैं तब भी वो उसके बाद नाअहल हो सकते हैं। और इस तरह अगर मुस्तकबिल में अगर देखें, अगर इस तरह के कोई पॉइंट्स दोबारा से रेज होते हैं तो फिर से अदालत ने कहा है कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम दोबारा से इस चीज़ के ऊपर तशरीह या अपने पॉइंट्स दे सकते हैं, मगर कानून को रीराइट नहीं कर सकते, आइन को रीराइट नहीं कर सकते। ये सेनेट और पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो तजावुज़ नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा मुताहिर, अगर हम देखें तो ये एक तो ये सेट हो गया है प्रेसिडेंट, अगर इसमें देखा जाए तो एक रूल जो बना दिया गया या फिर एक जो फैसला आ गया है कि जिसमें 5 साल की नाअहली हो सकती है, ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, तो इस फैसले के बाद एक मिसाल तो कायम कर दी गई है और इस तरह के फैसलों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से शाइक उस्मानी साहब बात कर रहे थे कि इसका इब्हाम जो कि मुद्दत का मेंशन नहीं किया गया कि अगर आप किसी को नाअहल करार देते हैं तो कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए या फिर ताहयात के लिए, इसके लिए आइन खामोश है। लेकिन आज के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि इस बात की जरूरत जरूर है कि नई आने वाली पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर तरमीम करे और उसके अंदर मुद्दत भी मेंशन करे। और पार्लियामेंट में ऑब्वियसली सारे सियासतदान बैठे होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए या फिर इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए इसके ऊपर भी तरमीम करनी होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये एक अदालती फैसला यकीनी तौर पे पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले को आपने कैसे देखा, इस पर थोड़ी अपनी वजाहत दीजिएगा। फैसला जो आज आया है वो तो इस लिहाज से कि आइन में भी जिस तरह है
उसी तरह से आया है कि उसमें नाअहली ताहयात नहीं मेंशन है। या तो ये कानून साजी करनी चाहिए। दो तरह की बात है। एक तो है इखलाकी तौर पर, अगर कोई नाअहल होता है और कोई ऐसी गैर इखलाकी हरकत करता है जो इस जिम्रे में आती है, फिर तो उसको जाहिर है 5 साल या फॉर एवर की जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर केसेस इस तरह हों, जैसे हमारे लाख इख्तिलाफात से ही PMLN से, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ को इस बात पे नाअहल करार दे दिया जाए कि जी उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और वो नाअहल है और ताहयात नाअहल है, तो ये तो नहीं बनते इस तरह के फैसले। तो हमारे यहाँ तो ये बदकिस्मती से जब कोई फिजा और जब कोई जिस तरह की चलती है, तो फिर इस तरह के इल्जामात भी आते हैं, फिर अदलिया से भी फैसले आते हैं, इदारे भी, नैब हो या और इदारे हो, वो भी अपनी अपनी बात करके और फिर फुल जोर लगाते हैं कि किसी को नाअहल करना है या किसी पर कोई भी एक्शन लेना है। तो इस लिहाज से तो ये ठीक नहीं है, ऐसे फैसले नहीं आने चाहिए। लेकिन आज का फैसला जो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के ऊपर ये बात आती है कि वो नई कानून साजी करे, और अगर वाकई कोई इस तरह का काम करता है जो नाअहली के उसमें आता है, तो फिर तो उसको होना चाहिए। लेकिन आज का फैसला जो है वो ठीक है, इसमें कोई वो हम इसको सराहते हैं आज वाले फैसले को। ठीक है नासिर साहब, आपने जिस तरह से भी कहा कि इसको दूसरे पहराए में अगर इस्तेमाल करें किसी पार्टी के खिलाफ, तो वो बिल्कुल गलत जिस तरह से होता आया है। आपने जिस तरह से कहा कि आपके जो अब मद्दे मुकाबिल दूसरी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसके ऊपर इस फैसले को सादर किया गया था ताहयात नाअहली के हवाले से। आप समझते हैं कि अभी जिस तरह से आपने जिक्र करा कि सेनेट को, पार्लियामेंट को इसको दोबारा थोड़ा सा रीराइट करने की कोशिश करनी चाहिए, आप क्या समझते हैं कितनी कोशिश करनी चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ इखलाकी तौर पर अगर वाकई कोई इस तरह के एक्ट का होता है जो करता है जिसमें वो उसकी नाअहली बनती है, तो फिर क्या मतलब 5 साल की नाअहली, फिर तो वो हमेशा के लिए नाअहल है अगर कोई इस तरह का कोई काम करता है। लेकिन मतलब अगर कोई मैंडेट लेके आता है, उसको अवाम मैंडेट देती है और वो आके जब आता है असेंबली में, कोई भी हाउस हो या किसी भी मनसब पर बैठे आके, और फिर वो ऐसा कोई काम करे, ऐसा क्राइम करे जो उसको जेब नहीं देता, तो फिर तो उसको कोई 2 साल 5 साल तो वो तो नाअहल फॉर एवर के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए मवाजना दे रहा था कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये फिर एक उभाम सा मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अभी खान साहब की नाअहली है, चले खान साहब के ऊपर तो बहुत सारे इस वक्त फिजा है कि वो शायद जितने शवाहिद हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं कि जी उन्होंने 9 मई के लिए सबको उकसाया या और बहुत सारी चीजें जो उनके लिए आई हैं, तो फिर इस पे ये एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। लेकिन अगर कानून बिल्कुल सही हो और उसमें लिखा गया हो कि भाई अगर कोई ये काम करता है और फिर नाअहल होता है, तो जाहिर उसको तो फॉर एवर के लिए इखलाकी तौर पर उसको कैसे वो फिर सामना करेगा, जाके फेस करेगा। अच्छा शाह साहब, आज का एक तो हमारे सामने ये फैसला है और नो डाउट इसको एज अ प्रेसिडेंट यूज करते हैं हम कि हाँ ये एक सेट हो गया है, एक रूल स्टैब्लिश हो गया है। आप अगर इक्तदार में आते हैं तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी इसके अंदर ये जो इब्हाम है मुद्दत से मुतालिक और फिर उस एक्ट से मुतालिक जिसके मुताबिक आपने कहा कि किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है तो उसको ताहयात किया जा सकता है, इस मुद्दत के हवाले से कोई तरमीम लाएंगे आप लोग? जी देखिए, ये तो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी, CEC फैसला करेगी, ये तो मैंने आपको जाती अपनी राय बताई। लेकिन असल क्या है, असल ये जो किसी को अहल करना नाअहल करना ये अवाम का फैसला है। मैं तो इन सारे कवानीन, ये जितनी चीजें हैं, इनके जाती तौर पर खिलाफ हूँ कि भाई ये जो ज़ियाद ने कुछ कवानीन बना दिए थे, फिर मुशर्रफ साहब ने कोई ग्रेजुएशन की शर्तें लगा दी थी, ये इस तरह की कतगने लगा के लोगों को मतलब रोका जाता है। ये अवाम का फैसला करना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, अगर वो किसी को वोट दे के अहल करती है और उसको कामयाब करती है तो उसको कोई न रोके। ये तो एक चीजें हैं कि आपने टिक किया कि भाई इसको नाअहल करना है तो उसके लिए जी आपने ये कलमा इस तरह पढ़ दिया या यूं कर दिया, तो वो तो ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए असूलन, वैसे एज अ मेरा जो अपना मौक़िफ़ है। लेकिन जो कानून की कोई ऐसी चीजें हैं, अगर कोई जुर्म करता है तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा नासिर साहब,
एक सवाल मैं राजा साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर अब जिस तरह से हमने देखा ये फैसला आ गया एक अच्छा फैसला और एक पॉलिटिशियंस के लिए एक नई राह है उनके लिए कि यकीनी तौर पे अगर होते हैं तो 5 साल के लिए होंगे, अभी आपने कहा, लेकिन ताहयात होनी चाहिए इनके लिए। ये फैसला, इस फैसले के हवाले से हम देखें, ये फैसला इलेक्शन से पहले आया और अदालती रिमार्क्स भी ये थे कि अदालत इसका जो फैसला है वो इलेक्शन के बाद भी कर सकती है। इलेक्शन के बाद अगर ये फैसला आता फिर कैसे देखते इसको आप? इलेक्शन से पहले ये फैसला आया है, इस हवाले से तो आपने अपना पॉइंट दे दिया। देखिए, ये जाहिर अगर ये इस वक्त माहौल इलेक्शन का है और ये इलेक्शन से रिलेटेड है तो इसको इलेक्शन से पहले ही आना चाहिए ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन के बाद आता तो जैसे कहते हैं ईद के बाद कपड़े आए तो क्या करते हैं कोई पहले। अच्छा, तो अच्छी बात है। अच्छा नासिर साहब, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि कलमा यूं पढ़ दिया या वैसे पढ़ा दिया या फिर कुछ भी इस तरह की चीजें, और आपसे कुछ देर पहले हम माहिर कानून से भी बात कर रहे थे और हमने रिमार्क्स भी सुने हैं सादिक और अमीन के हवाले से, खास तौर पर कोई नॉमिनेशन पेपर्स या फिर अपनी डिटेल्स जमा कराने के बाद ये कैसे प्रूव कर सकता है कि वो सादिक व अमीन है? आप सियासतदान हैं, अपने कागजात नामजदगी जमा कराते रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि कौन बंदा सादिक व अमीन है और वो इस पर पूरा उतरता है? देखें, सादिक और अमीन सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और आयमा इकराम की है, बाकी कोई उस पर पूरा नहीं उतरता। ये तो बस एक वो पसंद नापसंद और लोगों की राहें रोकने के लिए इस तरह की चीजें बना दी जाती हैं। और अब देखें ना, ये तो पसंद की बात है ना। एक चीफ जस्टिस साहब को कोई बहुत पसंद था तो उसको सादिक और अमीन का उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, दूसरे को बेटे की छोटी सी बात पे नाअहल करार दे दिया और अब वालों ने कोई और फैसला दे दिया। तो ये एक तो पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखें, ये फैसला आवाम को करने देना, ये कोई नहीं होना भाई। जो 2 चीजें होनी चाहिए जो आइन के में लिखी हुई हैं, शुरू में जो 73 में थी कि भाई वो यहाँ का पाकिस्तानी हो और वो जो भी एक क्राइटेरिया है कि भाई अगर सूबे में लड़ रहा है तो सूबे में उसका वोट होना चाहिए, अगर नेशनल में लड़ रहा है तो ठीक है, कहीं से भी उसका मतलब वोट वो लड़ सकता है, जो अहलियत है, बेसिक जो अहलियत है। बाकी ये कुछ ही वो कोई इस तरह की चीजें जो जिया ने डाल दी, डिक्टेटर ने, कुछ मुशर्रफ ने डाल दी, कुछ बाद में जो आते गए जिसका जिस तरह दिल चाहता है वो शराइत डाल देता है कि जी किसी ने अभी आगे कोई आ जाएगा, कोई ऐसा आएगा को कह देगा कि जी बारिश शख्सियत को जो है वो इलेक्शन लड़ना है, कोई अगर कोई और खैर से आ गया, उसने कुछ और कहीं और से पढ़ के आ गया तो यानी कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ ये चीज जो ताहयात ना अहली थी एज अ टूल इस्तेमाल की जा सकती थी, लेकिन अब नहीं की जा सकेगी, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं तो यही कह रहा हूँ, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आइंदा कानून साजी क्लियर होनी चाहिए कि भाई यहाँ जो कोई क्राइम करे उसको उसकी सजा जरूर मिले, लेकिन इलेक्शन का फैसला अवाम पे छोड़ दिया जाए कि वो उसको सादिक और अमीन समझते हैं, अहल समझते हैं तो उसको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपके वक्त का, और दीगर माहिर कानून और जस्टिस रिटायर्ड शाह उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है, आईएन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की गई है और ताहयात नाअहली का जो फैसला था उसे कलअदम कर दिया है। अब नाअहली सिर्फ 5 साल के लिए होगी।